हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज मस्ताना। और आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 का जो कोर 14 पेपर है उसका जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूर्वी विवाद क्या है, पूर्वी विवाद पर यूरोपियन देशों का दृष्टिकोण। तो इस टॉपिक पर हम शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि ये सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स का है और कोर 14 पेपर, और कोर 14 पेपर हम लोग को पढ़ना है पश्चिम एशिया का इतिहास, और वो भी 1839 से लेकर 1945 तक जो वेस्टर्न कंट्री का हिस्ट्री है उसको हम लोग को विस्तार से पढ़ना है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए, तब जाके समझ में आएगा आप लोग को पूर्वी विवाद क्या है और पूर्वी विवाद पर यूरोपियन देशों का दृष्टिकोण। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। और ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और कोई सुझाव तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को हम अपना शुरू करते हैं। पूर्वी विवाद से तात्पर्य विशाल तुर्की साम्राज्य है अथवा ओटोमन साम्राज्य। उस्मान नामक एक तुर्क ने इसकी स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी में यूरोप का समस्त बाल्कन प्रायद्वीप तुर्की साम्राज्य में सम्मिलित था। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो ये जितने भी कंट्रीज हैं ये यूरोप के अंदर आता था, और यूरोप का बहुत सारा गल्फ कंट्री है वो ओटोमन साम्राज्य, ये तुर्की है, और तुर्की ने ओटोमन साम्राज्य का यहाँ तक पूरा विस्तार कर चुका था। तुर्कों का अपनी सत्ता के चरमोत्कर्ष काल में समस्त बाल्कन क्षेत्र, एशिया माइनर, सीरिया, मेसोपोटामिया, अरब, मिस्र और अफ्रीका के समस्त उत्तरी तट पर शासन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी तुर्की है इन्होंने मिस्र, सऊदी अरब, सीरिया, ईरान, इन सभी राष्ट्रों पर शासन था। और इन राज्यों के अधिकांश निवासी ईसाई थे। अनेक शताब्दियों तक ईसाई जनसंख्या पर मुस्लिम शासकों ने शासन किया। तुर्कों के क्रूर एवं बर्बर शासन के अधीन दैन्य जीवन व्यतीत करते रहे। यद्यपि धार्मिक दृष्टि से तुर्की शासन असहिष्णुता नहीं था, परंतु यह शासन अयोग्य एवं प्रगति और प्रशासन निरंकुश एवं बर्बर हो जाता था। जो भी तुर्की साम्राज्य है यह असहिष्णुता की नीति पर नहीं चल रहा था, फिर भी यह बहुत निरंकुश एवं असहिष्णुता और अयोग्य शासन था। अब देखेंगे ओटोमन साम्राज्य के पतन होने के कारण। ओटोमन साम्राज्य का जो पतन होने का कारण है बहुत शॉर्ट में हम जान। 19वीं शताब्दी के प्रचलित यूरोपीय राज्य प्रणाली में बहुभाषी साम्राज्य का अस्तित्व एक स्पष्ट चुनौती था, और पहले से ही तो ओटोमन साम्राज्य का वहाँ पर प्रशासन था ही, लेकिन 19वीं शताब्दी में यूरोपियन राज्य जो भी ओटोमन साम्राज्य से सटे यूरोपियन राज्य उन पर भी ओटोमन साम्राज्य का शासन था। लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते वहाँ पर बहुभाषी साम्राज्य का अस्तित्व एक स्पष्ट चुनौती और उन पर शासन करना एक चुनौती बन चुका था। पश्चिम एशिया के यंत्र तंत्र बिखरे भूक्षेत्र, मिस्र और कुछ द्वीप के अतिरिक्त पूर्वी यूरोप का बहुत बड़ा क्षेत्र इस साम्राज्य के अंतर्गत आता था। 19वीं शताब्दी में समस्त यूरोप में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और समानता की पवित्र भावनाओं का व्यापक प्रसार हो चुका था। राष्ट्रवाद एक स्वतंत्रता की उल्लेखित भावनाओं का अभिभावक हो चुका था, और जो भी ये क्षेत्र हैं जिन पर ओटोमन साम्राज्य का शासन था, ये यूरोपियन जो कल्चर है यहाँ पर राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हो चुका था, और यहाँ पर इस पर शासन करना अब कठिन हो चुका था, क्योंकि राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का इन पर भी असर पड़ने लगा था। दूसरा कारण है रूस बाल्कन क्षेत्र की धार्मिक तथा जातिगत भावनाओं से संबंधित था।
और तुर्की कुशासन से बाल्कन लोगों की रक्षा का रूस के शासन ने दावा किया। जो रूस है, बाल्कन क्षेत्र धार्मिक तथा जातिगत भावनाओं से संबंध रखता था और तुर्की का जो कुशासन है बाल्कन क्षेत्र के रक्षा के लिए उन्होंने दावा कर दिया कि इन जाति के लोगों पर, ईसाई लोगों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ नहीं था, वो उसका अलग महत्वाकांक्षा था। जार की सहानुभूति थी और उसकी सामरिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमध्य सागर तक एक सुगम मार्ग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। यानी जो रूस का हस्तक्षेप है तुर्की साम्राज्य पर, वो वहाँ के ईसाई लोगों का सहानुभूति नहीं था, बल्कि मध्य सागर तक एक सुगम मार्ग अपनाना चाहता था। जो ये मध्य सागर है, रूस यहाँ से एक अच्छा सा रास्ता अपनाना चाहता था जिससे वो व्यापार कर सके, क्योंकि जितने भी ये सब ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। समीपवर्ती पूर्व में तुर्की साम्राज्य को विघटन करना तथा कुश्तरतुनिया पर अधिकार करना रूस की नीति के दो मुख्य उद्देश्य। पहला तो वो हो गया, दूसरा अगर यह संभव नहीं हो सका तो तुर्की के सुल्तान को अनेक असमान संधियों के लिए बाध्य करना था, जिससे तुर्की रूस के स्वामित्व में एक अधीन प्राप्त कर ले। और जो रूस का महत्वाकांक्षा था कि सबसे पहले भूमध्य सागर तक एक अच्छा सा मार्ग बनाने का, दूसरा कि ओटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान है उस पर अनेक संधियां लाद कर उनके स्वामित्व के अधीन कर ले। इससे पहले कटचुप, केनाडर्जी एवं बुकारेस्ट जैसी अनेक संधि पहले ही हो चुकी थी रूस और तुर्की के बीच, जिसके अंतर्गत रूस के जार को तुर्की के आंतरिक प्रशासन के कुछ विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार पहले से ही प्राप्त हो चुका था। अब देखेंगे इसमें अन्य देशों का दृष्टिकोण। ऑस्ट्रिया का दृष्टिकोण। बाल्कन में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रहित रूस तथा ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण थे। ऑस्ट्रिया का अधिकांश क्षेत्र भूभाग्य था। वहाँ केवल एड्रियाटिक सागर के शीर्ष का एक छोटा सा समुद्र तट था। यहाँ उनकी स्थिति अत्यधिक कठिन थी। ऑस्ट्रिया को समुद्री मार्ग की अति आवश्यकता थी। जो ये देश है ऑस्ट्रिया, इसका एक छोटा सा बस ये समुद्री भाग आता था और इसको व्यापार करने के लिए इन सब से होकर गुजरना पड़ता था। तो ये चाहता था कि अगर हम इन पर अपना आधिपत्य जमा लें तो समुद्री मार्ग से हम आराम से इन गल्फ कंट्री पर हम अपना व्यापार कर सकते हैं। विशाल समुद्री क्षेत्र के लिए आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित मार्ग अनिवार्य था। ऑस्ट्रिया के लिए दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तार अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त उसकी अधिकांश वाणिज्य की गतिविधियां बंदरगाह न होने के कारण डेन्यूब घाटी से होकर संचालित होती। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो ऑस्ट्रिया है यह डेन्यूब घाटी से बहुत घिरा हुआ है और इनका व्यापार समुद्री मार्ग से ना होकर बल्कि इन क्षेत्रों से होकर होता था। डेन्यूब नदी के मुहाने पर रूस के प्रभुत्व की स्थापना को रोकना ऑस्ट्रिया के हित में था। अगर रूस इधर से अपना आधिपत्य जमा ले तो इन पर रूस का कब्जा हो जाएगा, इसलिए ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता था कि इन पर हम अपना अधिकार कर लेंगे तो रूस नहीं कर पाएगा। इस प्रकार राष्ट्रीय बाल्कन क्षेत्र में रूस का प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रिया था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ऑस्ट्रिया ने समीपवर्ती पूर्वी में कोई सक्रिय भाग नहीं लिया, लेकिन उसकी गतिविधियां के प्रति सतर्क और सजग रहा। और जो पूरी समस्या है इस पर ऑस्ट्रिया कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन रूस के बढ़ते कदम से वो सतर्क रहा। उसकी महत्वाकांक्षा का वैध राजवंशों ने पुनः स्थापना के सिद्धांत द्वारा मेटरनिक के विरोध किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के इटली और जर्मनी से निष्कासन के बाद तुर्की के मूल्य पर क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व की ओर ध्यान केंद्रित किया। इसके अतिरिक्त रूस द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त कर क्षेत्र में सर्व स्लाव आंदोलन की जो स्लाव के जातिगत जागरूकता को
उल्लिखित कर रहा था, विकसित होने का भय था। इस बात से बहुत निराशा था कि उसके खुद को दक्षिण क्षेत्र में आंदोलन को परिवर्तन ना कर दे, और जो रूस की सहायता से ऑस्ट्रिया में एक आंदोलन करवाया था, सर्वस्लाव आंदोलन, वो उससे डरता था कि कहीं यह आंदोलन को बदल ना दे। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्रांस का दृष्टिकोण। पूर्वी विवाद में फ्रांस के वाणिज्य एवं धार्मिक स्वार्थ निहित थे। फ्रांस के तुर्की के परंपरागत एक धार्मिक स्वार्थ निहित था। फ्रांस के तुर्की के परंपरागत मित्र होने के कारण उसे अनेक व्यापारिक विशेष अधिकार प्राप्त थे। जो ये फ्रांस का क्षेत्र है, यहाँ पर फ्रांस और तुर्की के बीच मित्रता थी, जिसके कारण इसको व्यापार करने के लिए इसको इजाज़त मिला हुआ था। लेकिन यह लीबिया, इजिप्ट, सीरिया, इन सब क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए रुचि रखता था। इसके अतिरिक्त वह पूर्व में रोमन कैथोलिक धर्म के मानने वालों का रक्षक भी था। लेकिन परंपरागत मित्रता के बावजूद भी फ्रांस कभी भी तुर्की का लगातार उत्साही समर्थक नहीं रहा। दोनों के बीच मित्रता थी, लेकिन फिर भी पूर्वी समस्या पर फ्रांस कुछ नहीं बोला। पूर्वी विवाद में भूमध्य सागर, नौसैनिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियां तक ही फ्रांस का मुख्य संबंध था। फ्रांस किसी भी स्थिति में अपने राजनीतिक प्रभुत्व को मिस्र से क्षतिग्रस्त नहीं होने देना चाहता था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जर्मनी का दृष्टिकोण। 19वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों तक जर्मनी समीपवर्ती पूर्व के विवाद से आकर्षित नहीं हुआ था। जर्मनी का पूर्व में वही तुर्की है, और वो 25 वर्षों तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। बिस्मार्क ने बाल्कन के जटिल समस्याओं से खुद को अलग रखा, और जो भी जर्मनी का बिस्मार्क है, खुद को इन समस्याओं से दूर रखा और टिप्पणी किया कि समस्त पूर्वी विवाद पूर्व रूप से निरर्थक एवं अनुपयुक्त है, और जो पूर्वी विवाद है वो बिल्कुल गलत है। जो हो रहा है वो सही है, वो अच्छा है, और इस पर किसी राज्य को हस्तक्षेप करने का जरूरत नहीं है। लेकिन बर्लिन सम्मेलन के समय सन 1878 ईस्वी में उसने एक ईमानदार दलाल के रूप में कार्य किया और ऑस्ट्रिया को मित्र बनाने के रूस के प्रयास को अवरुद्ध किया। तदुपरांत जर्मनी ने पूर्व में महान कूटनीतिक गतिविधियों के विकास करने, तुर्की के साथ मातृभाव बढ़ाने, उसकी सेना को प्रशिक्षण देने और बगदाद रेलवे का निर्माण करने के लिए जर्मनी के पूंजीवादियों को अनुमति प्राप्त करने का कार्य आरंभ किया। नेक्स्ट देखेंगे इंग्लैंड का दृष्टिकोण। ब्रिटिश समीपवर्ती पूर्व में रूसी की निरंतर बढ़ती हुई नीतियों से चिंतित था, और जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड, वो पूर्व में रूसियों का बढ़ता हुआ वर्चस्व को देखते हुए चिंतित था। तुर्की के प्रति रूस की महत्वाकांक्षी योजना के प्रति संदेह ब्रिटिश नीति का मुख्य आधार था। ब्रिटिश मंत्रियों का मानना था कि पूर्व में रूस का विस्तार ब्रिटिश हितों के लिए बहुत घातक हो सकता है। ब्रिटिश सरकार को संदेह था कि रूस की कुस्तुरतुनिया पर नियंत्रण से ब्रिटिश सरकार की भारतीय आधिपत्य में स्थिति दुर्बल यानी कमज़ोर हो जाएगी। ब्रिटेन सोचता था कि अगर रूस का वर्चस्व अगर तुर्की में हो जाए, क्योंकि उस समय ओटोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा भाग था, उस पर हो जाए तो भारतीयों पर भी एक स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हो जाएगा, जिससे ब्रिटेन को घाटा हो सकता है। पूर्वी विवाद के संदर्भ में रूस तथा ब्रिटेन के मध्य शत्रुता का विकास हो गया था। पूर्वी भूमध्य सागर में ब्रिटेन के सार्वजनिक ब्रिटेन के वाणिज्यिक थे तथा रूस की विकासवादी योजना एवं कार्यक्रम था। ब्रिटिश सरकार निष्क्रिय भी नहीं रह सकती थी। 19वीं शताब्दी में रूस के साम्राज्यवादी आक्रमण के विरुद्ध इंग्लैंड तुर्की का संरक्षक बना। ब्रिटिश सरकार की मूल नीति रूस के सैनिक अभियान को अवरुद्ध कर ओटोमन साम्राज्य की एकता तथा अखंडता को बनाए रखना ही तुर्की की संभावित पुनरुत्थान के उसका विश्वास था। उसकी प्रबल इच्छा थी कि तुर्की को अनुकूल अवसर प्रदान किया जाए, जिससे वह एक महत्वपूर्ण शक्ति बन जाए
और उसके विस्तार को रोकने में तो इंग्लैंड सफल रहा, परंतु ओटोमन साम्राज्य के विघटन को नहीं रोक सका। इंग्लैंड खुद को तुर्की का संरक्षक घोषित करता था, लेकिन तुर्की साम्राज्य के विघटन होने का सबसे सर्वाधिक लाभ उसे मिला। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और सेमेस्टर 6 का और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।